गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स में जो पार्ट 2 हो गया था मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार एवं उसका नोट्स एवं उसका जो क्वेश्चन आंसर साइंस का लगभग वो भी सब हो गया है। तो उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चैप्टर। फिजिक्स का जो आपको बोले थे ना, एक दो चैप्टर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से एक है विद्युत। इस विद्युत चैप्टर में से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम में न्यूमेरिकल माने होता है मैथमेटिक्स, इसमें गणितीय योग बनता है, उससे अधिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और ये इस चैप्टर के बारे में पढ़ने के बाद आप बोलो थोड़ा भी टेंशन लेके मत चलिएगा। आपको हम प्रैक्टिकल और साथ साथ में जो घर की एग्जाम्पल होगी मैं उसको भी आप लोगों को बताता रहूँगा और उसको भी दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत चैप्टर देखिए, यहाँ पे विद्युत चैप्टर में आ जाता है विद्युत। तो आपको 12 पार्ट 12 है विद्युत। ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, बहुत छोटा पढ़ना है। जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। कुछ फार्मूलाएँ हैं जो हमको पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। खैर, विद्युत ऊर्जा किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उससे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मैंने कैसे किसी तो कहेंगे कि विद्युत ऊर्जा है, कहाँ पे विद्युत ऊर्जा है? तो यार देखिए, जैसे हम घर में बॉल जलाने में कुछ मीटर से कुछ मीटर बताएगा ना कि ये तुम्हारा इतना लाइट का आया, तुम्हारे घर का बिजली बिल इतना आया। तो जितना बिजली बिल आया वही तुम्हारा विद्युत ऊर्जा है। मैंने उसी से डिसाइड होता है ना, उसी से निर्भर रहता है कि हमारा बिजली बिल कितना आया। तो वही किसी चालक में मैंने कहीं ना कहीं लाइन आएगा, ईश्वर प्लास्टिक लगा देंगे तार में तो उसमें करंट आने लगेगा, नहीं आएगा। तो तुम्हारा बिजली बिल आएगा, नहीं आएगा। तो वही है। तो किसी चालक में, चालक का मतलब होता है जिसमें से तुम्हारा छुए तो करंट मार दे। चालक का मतलब क्या हो? जिसमें छुए तो तुमको करंट मार दे, या जिसके अंदर से करंट बहे, ठीक है। वही है। किसी चालक में विद्युत आवेश में होता है, आवेश में क्या होता है? चार्ज का जो सबसे छोटा रूप होता है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव होता है उसको आवेश। तो किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से, क्या होने से? प्रवाहित माने बहने से जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है, उससे ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अगर समझ इतना कि मान लो कोई भी तुम चाहे टीवी चालू कर दो, टीवी चालू करोगे कुछ ना कुछ तुम्हारा जो बिजली बिल बढ़ेगा ना। तो कितना बिजली बिल बढ़ गया, कितना तुम्हारा बिजली बिल आया, वही तुमको विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ना कि उसको राशि में राशि मत देखो, उसको मीटर में चेक करते हैं भैया कितना यूनिट बिजली उड़ा है, ठीक है। इसको यूनिट में चेक करते हैं, तो यूनिट में कितना बिजली हमारा आया। नेक्स्ट कौन है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी, क्या हो? विभवांतर भी वोल्ट है। तो आगे पढ़ाएंगे कि विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, पर इसको समझ लीजिए। अरे किसी चालक के सिरों पे विभवांतर भी वोल्ट है तो कूलम क्यू आवेश के चालक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर W/Q × V। आप समझिए ये क्या होता है। मान लीजिए हम लोग क्या कि घर का एक बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड हो गया और यहाँ पे टीवी है, तुम्हारा आपका टीवी, मान लीजिए टीवी है, यहाँ पे क्या हो गया? टीवी। तो इस विद्युत से यहाँ लाने पर आप, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम ऊर्जा लाते हैं या ऊष्मा लाते हैं या आवेश लाते हैं। क्या लाते हैं? आवेश लाए। क्या लाए? आवेश। ये बोर्ड हो गया ना, तो बोर्ड में से मान लीजिए बोर्ड ब्लॉक हो गया, इसमें से हम क्यू आवेश मैंने कुछ आवेश, ये जो हमको इलेक्ट्रॉन हो गया, कुछ करंट यहाँ से लेकर टीवी तक आएंगे तभी टीवी चलेगा। लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? जो कार्य, उसी होता है विद्युत ऊर्जा। जैसे मान लीजिए हमको कार्य, कितना कार्य किए, तो आपको पता है वहाँ से क्या लेके आएंगे? क्यू। क्या लाएंगे? क्यू। और यहाँ पे मान लीजिए एक सिरा हो गया और एक सिरा यहाँ पे हो गया, दो सिरा हो गया ना, यही सिरा को बोलता है विभव। एक विभव ये हो गया, एक विभव ये हो गया, दो विभव। तो दो विभव के बीच की दूरी को विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभवांतर। इसी विभवांतर को हम भी से लिखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ भी उपयोग किए और क्या लाए हैं? आवेश। क्या लाए हैं? आवेश। इन आवेश को जब वहाँ से यहाँ तक लाए हैं तो ये आवेश यहाँ से यहाँ तक आया, क्या आवेश आया, और इसकी दूरी क्या है? विभवांतर। कुछ ना कुछ दूरी होगी ना, तो विभवांतर। तो फॉर्मूला हो जाएगा W माने कार्य बराबर Q × V, यानी Q × V, जहाँ W बराबर वर्क, Q बराबर आवेश, V बराबर विभवांतर। आगे समझ में? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना तक, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़ते चलिएगा, नहीं होगा तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से आराम से हमको करते चलेंगे।
नेक्स्ट कह रहा है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ का मतलब हो गया कि हम कैसे कहेंगे कौन विद्युत परिपथ है। जैसे मान लीजिए हमको एक टीवी या एगो बल्ब जलाना है। क्या जलाना है? बल्ब। मान लीजिए बल्ब जलाना है, बल्ब का डायग्राम हो गया, बल्ब जलाना है। यहाँ क्या कीजिएगा, हम स्विच लगा दीजिए। और स्विच लगता है ना, ये स्विच लगा दीजिए, ये हो गया स्विच। और यहाँ से मान लीजिए एक स्विच हो गया, यहाँ से करंट आ रहा है, ठीक है। और ये मान लीजिए बोर्ड में से 2 तार आया। क्या है? ये बोर्ड में से 2 तार आ रहा है। ये पे वहीं पे बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड में से कहीं से तार आ रहा है। एक तार हम यहाँ पे दे दिए और एक तार हम इसे छोड़ दिए, ठीक है। थोड़ा बल्ब का स्पीकर हम सही से बना दें। आपको किताब में आपको बता देते हैं पेज नंबर कुछ डायग्राम दिए गए हैं, उस डायग्राम आपको सबसे ध्यान से समझना पड़ेगा। कौन सा बल्ब का लोगो है, कि बल्ब को कैसे दिखाते हैं, परिपथ को कैसे दिखाते हैं। तो पेज नंबर आपको 225 याद रखिएगा। पेज नंबर 225 पर कुछ फिगर दिए गए हैं और उनको सांकेतिक चिन्ह दिए गए हैं कि बल्ब को कैसे दिखाते हैं, स्विच को कैसे दिखाते हैं, बैटरी को कैसे दिखाते हैं। ये बातों को तो आप उन लोगों का अलग से एक फिगर कर लीजिएगा नोट्स में। चलिए यहाँ देखते हैं। पहले हम तुमसे पूछे हैं कि मान लो जी यहाँ पे बोर्ड हो गया। क्या हो गया? बोर्ड। ये हो गया बोर्ड, ठीक है। ये बोर्ड हो गया, यहाँ से करंट आ रहा है। हम तुमसे बताओ ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? सिंपल बताओ। यहाँ से एगो तार आया, एगो बल्ब में चला गया, यहाँ से तार आया, यहाँ पर ज्वाइंट नहीं है, बस ज्वाइंट नहीं है, बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? तुमने बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब तार ज्वाइंट नहीं है। क्या इसको ज्वाइंट कर देंगे तो क्या तार जलेगा? आप बताओ, जलेगा ना? स्विच ऑन के अंदर जलेगा, जलेगा। तो देखो कहीं लगने लगी, कहीं पे इसमें से हवा, कहीं से कोई इसमें आदमी या कोई चींटी घुस सकता है। हम इसमें बोले इसके अंदर कहीं से चींटी घुसेगा, कहाँ से घुसेगा? यहाँ भी बंद है, सब जगह बंद है ना, सब जगह बंद है। तो बंद है तो क्या है? बंद है। तो वही देखो यहाँ पे किसी विद्युत धारा के सतत माने लगातार तथा बंद पथ। क्या है? पथ कैसा है? बंद है। रास्ता कैसा है? बंद है। पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब समझ में ये कहाँ से आया? माने किसी विद्युत धारा के सतत, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ के। कौन कौन सा? किसी विद्युत धारा का सतत में लगातार उसमें करंट है और उसके बंद हो। क्या हो? बंद हो। उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। आगे समझ में मन उसमें लगातार करंट जो आना चाहिए लगातार होना चाहिए और वो बंद होना चाहिए, ना कि कहीं से खुला लगे तो उसमें करंट नहीं है, तो क्या होगा? वो विद्युत परिपथ नहीं होगा। क्या समझ? चलो नेक्स्ट आते हैं। कर रहा है आवेश। क्या कर रहा है? आवेश। आवेश क्या होता है? तो ध्यान सुनिए। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। माने कि आवेश का मतलब होता है मूल कण। कोई भी एक चीज होता है उसका एक परमाणु, माने कि जिसमें करंट होता है उसका एक मूल कण होता है। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। कैसा होता है? धनात्मक और ऋणात्मक। जैसे मानते हैं जो हमारे घर में लाइन है तो उसमें बोलते हैं ना, एक ठंडा वायर है, एक गर्म वायर है। बोलते हैं ना घर में, क्या बोलते हैं? एक ठंडा है और एक गर्म है। माने कि एक प्लस में है और एक माइनस में है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। तो हम तुमसे बोले क्या ये ऋणात्मक और धनात्मक नहीं है, है ना? तो कह रहे ये आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है, माने कि परमाणु का एक कण होता है और इसमें क्या होता है? ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। और अब देखो यदि दोनों समान रहेगा, जैसे मान लो ये प्लस क्यू और यहाँ भी प्लस क्यू रहेगा, दोनों प्लस प्लस रहेगा तो ये दोनों पास में दूर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दूर जाएंगे। चुंबक में देखना, जब चुंबक में तुम सटाओगे जगह तो कभी दूर भागता है, कभी सटता है, ठीक है। चुंबक से कभी पास में, तो जब समान रहेगा, दोनों में प्लस प्लस रहेगा तो वो कुछ अलग अलग होगा। जैसे दो लड़का लड़का आदमी मिलकर शादी थोड़ी करेगा, सब नहीं करेगा सब। वैसे ही कभी भी दो समान चीज़ आपस में नहीं मिलते हैं, ठीक है। दो समान चीज़ आपस में नहीं मिलते हैं। उनको बनाने के लिए और हमेशा एगो उनको चाहिए प्लस, एगो चाहिए माइनस। जब प्लस माइनस मिलेगा तभी उसमें करंट आएगा, है सुनने। तो वही कर रहे हैं, जब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित मतलब होता है अलग अलग करते हैं, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब होता है वो पास लाते हैं। आगे समझ में, जो समान आवेश होता है वो दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, माने अलग अलग करते हैं। समान आवेश यदि प्लस प्लस आएगा तो अलग हो जाएगा, और ये असमान आवेश रहेगा तो दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट है, कूलम्ब सी। आवेश का ऐसा ही मतलब होता है, माने जो आवेश होता है, आवेश का ऐसा ही मतलब क्या है? ज्ञान में तुमको बहुत बहुत जरूरी है। पूछेगा आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है?
तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। अब पूछेगा एक कूलम्ब किसके बराबर होता है? एक जो कूलम्ब आवेश होता है किसके बराबर होगा? 6 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। माने कि हम यदि वहाँ से बोर्ड में से एक बस कूलम्ब आवेश लाए, ठीक है, एक कूलम्ब आवेश लाते हैं, एक कूलम्ब आवेश लाते हैं, एक मान लो क्यू का मान लाते हैं, तो उसके अंदर ये क्यू है, एक क्यू लाते तो उसके अंदर आपको 6 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 गुना 10 के पावर इलेक्ट्रॉन। उसमें यार माने कि हम जैसे समझ लो, ध्यान पूछ रहे हैं, यदि कहीं से हम एगो आवेश लाते हैं, कौगो आवेश? एगो आवेश, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना आवेश? 6 गुना 10 के पावर 18। वैसे तुमसे पूछे, मान लो कि वहाँ से 2 कूलम्ब आवेश लाए, 2 कूलम्ब आवेश लाए, 2 कूलम्ब आ गया ना, तो जब एक कूलम्ब में 6 गुना 10 के पावर 18 होता है, तो 2 कूलम्ब में 6 दूनी 12 गुना 10 के पावर 18। जो भी तुम्हारा परिवर्तन होगा, जो भी परिवर्तन होता है ये इसमें होता है, इस भाग में 6 वाला में, ये जो होता है ये हमेशा इस कांस्टेंट रहेगा। बात ध्यान रखो, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हमेशा जो छेड़छाड़ करना है आपको इसमें करो। वैसे तुमसे पूछे, जैसे पूछते हैं कि मान लो कहीं से तुमको 3 गुना 10 के पावर 18 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो बताओ कितना कूलम्ब के बराबर होगा? तुमको पता है एक कूलम्ब में कितना? 6 गो, 3 गो कितना में रहेगा? अधिया में, माने कि 1/2 कूलम्ब। कितना? 1/2 कूलम्ब। अब समझ में ना? बस में आ रहा है ना? हाँ, इतना बात ध्यान में समझना। तो माने कि एक कूलम्ब में 6 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? धनात्मक ऋणात्मक। तो एक इलेक्ट्रॉन पर देखो, जब एक कूलम्ब पर 6 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10 के पावर -19, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक। अगर माइनस में है ना, तो ऋणात्मक आवेश होते हैं। तुम लोग इसको याद करने का बुक उतना जरूरी नहीं है, जितना इसको याद करना जरूरी है। तुमसे एग्जाम में हर बार पूछ लेगा कि बताइए एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ध्यान देना, एक कूलम्ब आवेश में 6 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मान लो जैसे फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई। Q बराबर N इंटू ई। क्या होता है? Q बराबर N इंटू ई। असल में अब कहाँ से क्या Q माना मतलब क्या? आवेश। माने वहाँ से कितना आवेश आ रहा है? क्या हो रहा है? कितना आवेश आ रहा है? Q बराबर आवेश, कुल आवेश, माने वहाँ से कितना कुल आवेश ला देंगे। ये थोड़ा कि हम 1 यूनिट लाएंगे घर के बॉल जला देंगे, वहाँ से हमेशा कंटिन्यू आ रहा है ना। तो Q बराबर हो गया आवेश, N बराबर हो कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 10 के पावर -19। कितना आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर? 1.6 इंटू 10 के पावर -19। याद रखना हमेशा। एक कूलम्ब पर पूछेगा तो 6 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन कूलम्ब होते हैं। बस आगे समझ। तो नेक्स्ट टाइम आते हैं विद्युत धारा क्या होता है। नेक्स्ट देखो, विद्युत धारा और आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या मतलब हो? माने कि किसी कहीं से कितना आवेश आ रहा है और कितना आवेश जा रहा है, ठीक है, तो आवेश के प्रवाहित होने की दर बोलते हैं ना, घर में विद्युत धारा आ रहा है। दर मतलब क्या होता है? कितना करंट हमारे यहाँ पे आ रहा है, ऐसा समझो। तो एक आवेश का मतलब हो गया कि आवेश के प्रवाहित, कितना आवेश उसमें बह रहा है, तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश की प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे फॉर्मूला उसका होता है विद्युत धारा बराबर, मैंने कितना आया, दर हो रहा है। देखो किसी भी चीज़ का तुमको दर निकालना हो ना, किसी भी चीज़ का दर निकालना हो तो उसमें टी तुम्हारा हमेशा नीचे रहता है। क्या रहता है? टी हमेशा नीचे रहता है। बात ध्यान रखें, किसी में जैसे चाल का दर निकालते हैं तो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, आया ना। तो किसी भी चीज़ का तुमको दर निकालना हो तो तुमको हमेशा टी नीचे रहेगा, टी हमेशा नीचे रहेगा। अब यहाँ देखो कैसे आवेश के प्रवाहित, आवेश को कैसे देते हैं? क्यू से। क्यू बराबर क्यू बटा टी, आ गया आंसर। माने कि जब दर निकालने के बाद बोले तो हमेशा टी को हमेशा नीचे रख दो, जिसको देखो बोला ना आवेश के प्रवाहित होने की दर,
तो आवेश माने क्यू के, दर का मतलब होगा समय, दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा को हम आई से लिखते हैं, आई माने होता है करंट। आगे समय ये फॉर्मूला हो गया आई बराबर क्यू बाई टी। तो इसलिए कोई फॉर्मूला कहीं से टपकता नहीं है, ठीक है। जो तुम लोग पढ़ रहे हो उसको ध्यान से थोड़ा पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि आगे ना आवेश के प्रवाहित होने की दर माने आई बराबर क्यू बटा टी फॉर्मूला हो गया। यही फॉर्मूला यहाँ पे विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। अब समझ जैसे पूछेगा इसका एसआई मात्रा जो विद्युत धारा है और एसआई मात्रा क्या होगा, तो इसको एम्पियर में नापते हैं, कच्ची में एम्पियर में कितना एम्पियर करंट है, कितना एम्पियर करंट है। तुमको देखेगा ना तुम्हारा जो मोबाइल का चार्जर होगा उस पर लिखा होगा 5 एम्पियर, कितना का 5 एम्पियर, 5 एम्पियर ये लिखा होगा 5 एम्पियर। माने कि जो तुम्हारा वो चार्जर है वो उसका विद्युत धारा प्रवाहित होगा कितना एम्पियर का प्रवाहित होगा, 5 एम्पियर का, कितना का होगा 5 एम्पियर का। आगे समझ में कितना एम्पियर का, 5 एम्पियर का विद्युत धारा उसे प्रवाहित होगा। तो यही होता है विद्युत धारा आवेश के प्रवाहित होने के दर को विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब आई बराबर क्यू बाई टी होता है, और धारा का ऐसा ही मतलब एम्पियर होता है, विद्युत का ऐसा ही मतलब एम्पियर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होती है। माने कि तुमसे पूछे हैं, जैसे ध्यान से समझना ध्यान पे, फॉर्मूला क्या है, आई बराबर क्यू बटा टी। ऐसा समझेंगे। हम तुमसे पूछे हैं कि जो यहाँ आई है एक मान 1 कब आएगा, माने आई का मान 1 कब आएगा, क्यू का मान कितना होगा 1 और टी का मान 1, तभी ना 1 में 1 से भाग देने कितना आएगा 1 आएगा। आएगा समझ में। हमको आई का मान कितना लाना है 1, तो क्यू और टी का मान कितना रहेगा 1 1, तभी ना आंसर में बराबर आएगा आई बराबर क्यू बाई टी। आएगा समझ में ना, कितना लाना चाहिए 1 1। माने कि हमको 1 एम्पियर, कितना 1 एम्पियर विद्युत धारा को प्राप्त करने के लिए हमें 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड समय 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करना पड़ेगा। बस में आया समझ ना कि 1 कूलम कितना 1 कूलम, हमको मान लो कि यहाँ से 1 कूलम 1 एम्पियर को धारा प्राप्त करने के लिए 1 कूलम आवेश को हमको 1 सेकेंड तक प्रवाहित करना पड़ेगा। माने कि 1 को प्राप्त करने के लिए हमको 1/c कितना समय तक 1 सेकेंड तक हमको करना पड़ेगा। यही यहाँ पर लिखा है 1/a बराबर 1/c/1/s। आगे समझे ये कहाँ से आता है ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये सब आसान है, बस आपको तो ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। देखो तो कह रहा है भाई अर्थात कि 1 एम्पियर बराबर 1/c/1/s अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर, माने अब देखो उससे भी कम हो जाएगा तो मिली एम्पियर बनाते हैं, ठीक है। जैसे दूरी को पूछे हैं हमें बेतिया से, तुमसे पूछे बेतिया से मोतिहारी को किलोमीटर है, तुमने बोला 25 किलोमीटर है, सेंटीमीटर में थोड़ा बोलता है लोग, क्या बोलता है लोग किलोमीटर में, मैंने दूरी जब बड़ा होता है किसमें आते हैं किलोमीटर में। लेकिन वही पूछे तुम जाकर कपड़ा तो खरीदने जाते, तुम कपड़ा कैसे में खरीदता है लोग मीटर में, 1 मीटर चाहिए 2 मीटर चाहिए, वहाँ का नहीं बोलता है लोगों को 5 किलोमीटर कपड़ा दे दो, नहीं बोलता है लोग। माने कि जैसे जैसे दूरी घटते जाता है उससे ही हमारा मीटर भी कम होते जाता है, वैसे ही जैसे जैसे हमारा विद्युत का धारा का मान घटते जाएगा उसको मिली एम्पियर में नापते हैं। किस में नापते हैं मिली एम्पियर में। मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻⁻3, कितना 10⁻⁻3। 1 मिली एम्पियर में कितना होता है 10⁻⁻3, और 1 माइक्रो एम्पियर देखिए 2 कुछ होता है, एक होता है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर, और एक होता है माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब हो गया 10⁻⁻6। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि तुम एग्जाम में हमेशा तुमको कंफ्यूज कर देगा, तुमको 10⁻⁻6 दे देगा, तुमको समझते रहेगा क्या दिया वो। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर। नोट्स में लिखा गया वही बात, ठीक है। इसमें इतना उसी बात को यहाँ ब्रीफली करके लिखा गया है कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है, ये बात समझ आ गया। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर। आगे समझ नहीं। अब बोलते हैं विद्युत धारा का मापन, कि विद्युत धारा का मापन कैसे करेंगे, क्या विद्युत धारा का मापन। तो कह रहा है विद्युत धारा को ए मीटर द्वारा मापा जाता है। किसमें देखो इसका लास्ट में क्या लिखा था ए, लास्ट में था ना ए विद्युत धारा को था लास्ट में, इसका ऐसे मतलब क्या होता है ए। तो इसको नापने के लिए निकालेंगे ए मीटर, क्या निकालेंगे ए मीटर। आया समझ में। तो विद्युत धारा का
विद्युत धारा को हम किससे नापते हैं? तुमको बोले दूरी को नापते हो किलोमीटर में, है सुनने, तुमको पानी को नापते हो लीटर में। उस तरह जो कितना घर में करंट आ रहा है इसको नापोगे ना, तो उसको घर विद्युत धारा को नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ए मीटर का। क्या होता है? ए मीटर। एक यंत्र होता है जो रहता है तुम्हारे घर में कितनी विद्युत धारा आ रही है, ए मीटर का उपयोग करते हैं। एक मीटर जिसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है, अर्थात हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। ये बात ध्यान रखना सब। एग्जाम में तुमसे हमेशा पूछेगा ए मीटर जो परिपथ होगा वो किस में जुड़ेगा? श्रेणी क्रम में। माने कि जैसे मान लो यहाँ से घर में करंट आ रहा है, ठीक है, हमको नापना है कि ए मीटर लगाओ भैया कि कितना घर में करंट आ रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे उठाएंगे, ए मीटर मशीन को होता है तो 2 तार होगा, हर मशीन में 2 तार होता है ना, तो एक तरवा यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, एक तरवा यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, लाइन चला गया। अभी बता देगा तुमको कि यहाँ पे बताइए तुमको कितना आई का मान आ रहा है, विद्युत धारा का मान कितना आ रहा है, कितना हो जाए एम्पियर में, एम्पियर मीटर में, कि ए मीटर में कितना तुमको विद्युत धारा आ रहा है। आगे समझ में, ये हमेशा तुमको श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी का मतलब होता है सीधा सीधा, जो सीधा सीधा जुड़ जाए, ठीक है, सीधा सीधा जुड़ जाए। और विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा में विपरीत मानी जाती है। माने कि जो विद्युत धारा की दिशा होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की दिशा के विपरीत होता है। माने कि तुमको यदि विद्युत धारा इधर से इधर जा रहा है, विद्युत धारा इधर से इधर जा रहा है, तो जो तुम्हारा आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, वो इधर से इधर जाएगा। उसमें जो आवेश होगा उल्टा, हमेशा उल्टा दिशा में जाता है। तो वही लिखा है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने की दिशा की हमेशा उल्टा होती है, क्योंकि जिस समय विद्युत परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अर्थात विद्युत धारा को धनावेश का प्रवाह माना जाता है। और विद्युत धारा देखो तभी न होता है कि आई हेलने से गया और माइनस इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया। मान लो दोनों एक तरफ जाता तो दोनों शॉर्ट, प्लस भी जाएगा उधर, माइनस भी उधर जाएगा, क्या होगा? शॉर्ट सर्किट लग जाएगा। तो एक तरफ से विद्युत धारा जा रहा है तो हमेशा उसको जो विपरीत जो इलेक्ट्रॉन होगी हमेशा उसके विपरीत दिशा से आएगी। आएगा समझ में इतना? आपको इतना समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कर रहा है विद्युत विभव। क्या कर रहा है? विद्युत विभव। विद्युत विभव का मतलब होता है, विभव क्या होता है? कह रहा है किसी बिंदु पर स्थित इकाई विद्युत धनावेश से में संग्रहित विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस बिंदु के विद्युत विभव के बराबर होती है। माने कि कोई भी एक तुमको जहाँ पे करंट लाना है, वो इकाई बिंदु होता है ना, हमारे कहीं हमको करंट लाना है, उस बिंदु पर कितना हमारा धनावेश या आवेश उत्पन्न होता है, या कितना उस पर आवेश है, यही उसकी विभव कहलाती है। माने इकाई किसी बिंदु पर इकाई बिंदुवत धनावेश में, माने क्या मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु लो या कोई भी जहाँ लाइन मंगाते हैं वहाँ एक पॉइंट पे, उस जगह पे, एक जगह पे, दो जगह नहीं, एक जगह पे उसका जो स्थित है, वो जो यहाँ पे स्थित है एक जगह पे, इकाई धनावेश, इकाई मतलब एक धनावेश, कितना? एक धनावेश में कितना उसके अंदर ऊर्जा है, उसके अंदर कितना ऊर्जा, एक कूलम के अंदर जितना ऊर्जा रहेगा एक बिंदु पर, उससे ही विद्युत विभव कहते हैं, उस विद्युत विभव के बराबर होते हैं। समझ में? उस बिंदु पर कितना, एक बिंदु पर कितना कूलम आवेश है वहाँ पे। नेक्स्ट है विभवांतर। अभी समझा ना विभवांतर। अब देखो विभवांतर का मतलब हो गया कि मान लो एक विभव यहाँ पे है, ठीक है, एक विभव यहाँ पे, यहाँ कुछ आवेश है, और एक विभव यहाँ पे है, ठीक है। इसका मतलब हुआ एकांक आवेश को हम देखो यहाँ पे चलिए पढ़ रहे थे, एक विभव पढ़ रहा था, क्या कौन आवेश था? एक आवेश था ना। तो एकांक आवेश को माने एक आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। माने कि तुम कोई एगो सामान ले लो, उस सामान को तुम मोतिहारी से उठा के बेतिया ला रहे हो, तो उस जो तुम लोग कार्य करोगे उसे क्या बोलेंगे? विद्युत विभव बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत विभवांतर। आगे समझना, क्या बोलेंगे? विद्युत विभवांतर। आगे समझना। और इसका भी से नापते हैं, किससे नापते हैं? इसका मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का ही मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत तुमको इसका ही विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक ही वोल्ट होता है। उसमें तो घर में जो दिखता है ना, बोलता है लोग 220 वोल्ट लाइन आ रहा है, 220 वोल्ट, उसमें कितना वोल्ट आ रहा था? 220 वोल्ट आ रहा है, 240 वोल्ट आ रहा है, बोलता है ना। ये वोल्ट हुआ। वोल्ट का मतलब हो गया तुमको कहीं और से तुम्हारे उस क्षेत्र में लाया जा रहा है। तो तुम जो लाइन होता है, इस लाइन में मात्र दो चीज़ चल रही है, या तो करंट चल रहा होगा, ठीक है, या तो तुम्हारा वोल्टेज चल रहा होगा, ठीक है। करंट चल रहा होगा तो वोल्टेज चल रहा होगा, ठीक है ना। वोल्टेज बोले वोल्टेज हमेशा अप डाउन होता रहता है। तो वही होता है, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक जो तुम विद्युत को ला रहे हो या आवेश को ला रहे हो, कुछ ना कुछ उसमें से नष्ट होगा, कुछ ना कुछ बढ़ेगा, तो तुम कार्य किए रहे होगे, उसी को बोलते हैं विभवांतर। और विभवांतर को किससे नापते हैं? वोल्ट से। किससे नापते हैं? वोल्ट से। ऐसा सुनना, विभवांतर को वोल्ट से नापते हैं। कह रहा है इसमें नेक्स्ट कि
बिंदुओं के बीच विभवांतर, मतलब दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कैसे निकालेंगे। तो तुमको अभी पढ़ाए थे, कुछ समय पहले पढ़ा रहे थे कि जो W होता है वो होता है Q गुना V। अभी पढ़ा था ना ऊपर हुआ Q इंटू V। हमको निकालना क्या है, V का मान, विभवांतर का मान। तो देखो इसके साथ ये कच्ची में गुना में, तो ये बट्टा में आ जाएगा, तो W बट्टा Q बराबर क्या हो जाएगा, V। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, V बराबर W बट्टा Q। लो यहाँ से आ गया फॉर्मूला कि विभवांतर पूछेगा, विभवांतर कितना आ गया, तो किया गया कार्य, कितना कार्य कर रहे हैं, और जो लाया गया आवेश है उसमें भाग देने का हमको पता चलेगा भैया उसके बीच में विभवांतर कितना है। समझ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कर रहा है विभवांतर 1 वोल्ट, माने 1 वोल्ट विभवांतर कितना होगा। देखो ध्यान से फॉर्मूला उठाओ, फिर फॉर्मूला क्या है, एक भी बराबर क्या होता है, W बटा Q। V बराबर क्या होता है, W बटा Q। हमको लाना है 1 वोल्ट विभवांतर, कितना, 1 वोल्ट, माने कि जो कार्य करेंगे वो 1 होगा और जो आवेश लाएंगे वो भी 1 होगा। बस समझे ना, जो आवेश लाएंगे वो भी 1 होगा, जो कार्य करेंगे वो भी 1 होगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 V के बराबर हो जाएगा ना, 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। माने कि 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को लाने के लिए, 1 कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है। आज समझना, 1 कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल वर्क, क्योंकि वर्क का जो कार्य का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, कार्य का यूनिट जूल होता है। तो 1 कूलम आवेश को, ठीक है, लाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है, जिसे 1 वोल्ट कहा जाता है। इसमें जिसे 1 वोल्ट कहा जाता है। अब देखो इसका यूनिट कैसे डिसाइड होगा, इसका यूनिट क्या होगा, आप सुनो ध्यान से। तुमको पता है 1 V बराबर होता है 1 W बटा 1/Q। इसमें 1 बटा Q। W को नापते हैं हम लोग जूल में, जब W को क्या नापते हैं, वर्क कार्य को जूल में। कूलम को नापते हैं हम लोग C में, कूलम को C में। तो J बटा C हो जाएगा, नीचे का तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस J इंटू C के पावर -1। अच्छा में ये यहाँ लिखा गया है 1 वोल्ट बराबर 1 G के पावर J C के पावर -1। समझे कहाँ से, यहीं से आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं वोल्ट मीटर। अब देखो जैसे तुम्हारा ए मीटर था, 2 ए मीटर लगा रहे थे हम लोग, वैसे होता क्या होता है वोल्ट मीटर। मैंने हम नापना होगा कि कितना वोल्टेज आ रहा है मेरे घर में, उसको नापने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो विभवांतर को मापने की युक्ति को क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या होता है, वोल्ट मीटर कहते हैं। इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है और यह हमेशा पार्श्व क्रम में रहता है। बात ध्यान सुनो, हम 2 चीज़ उठा रहे हैं, ए मीटर और वोल्ट मीटर। देखो यहाँ पे ध्यान सुनना, जो ए मीटर होता है वो परिपथ में हमेशा सीधा रहता है। मान लो देखो यहाँ पे, अब ध्यान समझना, यहाँ पे एक ही बार समझाते हैं। मान लो कि कोई लाइन आ रहा है, कोई लाइन आ गया, ये तार चला गया, एक सिंगल तार ले लिया। हमको पता करना है ये लाइन, बताओ यहाँ पे पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। हमको पता करना है लाइन के बीच में कितना करंट आ रहा है, विद्युत धारा कितना आ रहा है, याद है ना, विद्युत धारा। तो उसको नापने के लिए हम ए मीटर लेंगे, विद्युत धारा नापने के लिए ए मीटर लेंगे, जिस पर ए लिखा रहेगा, मशीन पर ए लिखा रहेगा। ओकरा के हम लोग उस तार को सीधा सीधा जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे। माने कि विद्युत धारा को नापने के लिए हम लोग ए मीटर का उपयोग करेंगे और ये श्रेणी क्रम में लगेगा, मैंने सीधा सीधा लगेगा, श्रेणी क्रम में लगेगा, जिससे इसका प्रतिरोध कम हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है, ऐसा नहीं, प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे करंट तेजी में प्रवाहित होने लगता है। नेक्स्ट होता है, बताए वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को होता है हमेशा इसके पार्श्व क्रम में लगता है। पार्श्व मतलब होता है कि यहाँ से उठाएं एक तार लेकर और यहाँ पे भी ले लिए, यहाँ हो गया भी, क्या हो गया भी, इसमें मान लो यहाँ से क्या हो गया भी। तो देखो यहाँ पे हम पूछे तुमसे कि हाई जो तारवा लगल है, ये मीटर लगा, सीधा लगा कि टेढ़ लगा है, सीधा लगा ना, जब पटरी लाया सीधा ऐसा नहीं होगा, बीच में घुसा दिए, तो क्या होगा, श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। और इसका जो तुमको प्रतिरोध होगा कैसा होगा, बहुत कम होगा, प्रतिरोध बहुत कम होगा। जबकि देखो तुम वही वोल्ट मीटर को ये इसके सीधा पर लगा है, इसके उल्टा लगा है, और सीधा लगा है उल्टा लगा है, एक बोलते हैं हम लोग पार्श्व क्रम। क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम। जब तुम एक ही व्यक्ति के, मान देखो 2 व्यक्ति हमने बनाए, ठीक है ना, हम लोग 2 व्यक्ति, देखो मान लो कोई 2 व्यक्ति खड़े हैं, तो हम लोग क्या किए, दाहिना हाथ से उसका बाएं हाथ पकड़ लिए, दोनों आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए, तो दोनों आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, तो ये होता है पार्श्व क्रम। कौन सा क्रम, पार्श्व क्रम। लेकिन मान लो एक हाथ मेरा वो पकड़ लिया, एक हाथ उसका खुला, एक हाथ मेरा खुला है, तो कमजोर हो जाएंगे ना। तो जब
श्रेणी क्रम रहेगा तो एमीटर कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर, प्रतिरोध उसका कमजोर होता है। लेकिन वोल्ट मीटर जब रहेगा तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है, हाई होता है, और ये 500 क्रम में जुड़ा रहता है। एम मीटर से हम लोग विद्युत धारा नापते हैं और वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर को नापते हैं। इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, इतना आप लोग ध्यान से पढ़िए और पेज नंबर 225 पर जो फिगर दिया है उसको बनाइए। बाकी जो अभी कल हम लोग सेल से पढ़ेंगे, सेल जो है चैप्टर इसका, सेल और ओम का नियम, बहुत प्रतिरोध, जो कल से चैप्टर चालू होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू होगा। ठीक है, सेल और ओम के नियम से। ठीक है, सेल भी समझा दे क्या? चलो सेल भी कल बताते हैं, आज रहने दीजिए, बहुत समस्या में हो गया। तो सेल ओम का नियम हम लोग कल उसको पढ़ा जाएगा। आया समझ में? चलिए ठीक है, आप लोग 225 का जो है उसका फिगर बना लीजिएगा। चलिए ठीक।